तो ठीक है भाई, शांत हो जाओ, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक के ऐसे 5 क्वेश्चन जो आपके सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th में आ सकते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो ये क्वेश्चंस तो आपको आने ही चाहिए। हमारे डी एंड एफ ब्लॉक के 5 नहीं, शायद से 4 ही क्वेश्चन है जो हमको इंपॉर्टेंटली देखने हैं। पिछले 15 क्वेश्चन मतलब कि पहले 3 चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन, सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्ड चैप्टर काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ये तीनों क्वेश्चन के 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड या फिर आप बोलो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम हम कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लेक्चर का लिंक आ रहा होगा, जल्दी से जाओ और देख के आ जाओ। अगर आपने देख लिए हैं वीडियो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में अपना डी एंड एफ ब्लॉक के 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, मतलब क्वेश्चन 15 हो चुके हैं हमारे, तो क्वेश्चन नंबर 16 रीड करना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मीन बाय लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? देखो दोनों ही कॉन्ट्रैक्शन है, होता क्या है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो सबसे पहले आ जाता है हमारा न्यूक्लियस, फिर आ जाता है अपना फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। जैसे कि फोर्थ शेल से हमारा क्या आ जाता है? एफ। तो F का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण F और D ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण से ये लास्ट के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे और न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में कैसा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और जो बीच में जो शील्डिंग होनी चाहिए थी और जो शील्डिंग होनी चाहिए थी वो हमारी पुअर शील्डिंग होती है एफ ऑर्बिटल की। अगर मैं आपको बताऊं, एक तो सीरीज आएगी हमारी 4f, एक सीरीज आएगी 5f। तो 5f की शील्डिंग बहुत ज्यादा पुअर होती है, मतलब अगर हम देखना चाहें तो शील्डिंग ज्यादा बेहतरीन तरीके से कर रहा होगा 4f। तो 5f की शील्डिंग कम होने के कारण इसमें कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी ज्यादा हो जाती है। बात समझ में आई या नहीं? तो यहां पे बस कुछ नहीं होता, एटॉमिक रेडियस का डिक्रीज हो जाता है। देखो हमने आंसर लिखा हुआ है, रीड करना स्टार्ट करते हैं। लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन होती है फॉर 4f सीरीज, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है फॉर 5f सीरीज। Lengthened contraction is the general gradual decrease in atomic and ionic radii of lanthanoids with an increase in atomic number। जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा साइज डिक्रीज होता जाएगा। जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम हमको साइज मिल रहा होगा, इसी को कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपको एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लिखनी है बस लेंथेनॉइड की जगह लगा देना एक्टिनॉइड्स और सेम डेफिनेशन आपकी हो जाएगी फॉर एक्टिनॉइड्स। बस फर्क इतना है कि ये होती है 4f सीरीज के लिए और ये होता है 5f सीरीज के लिए। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है जिसके कारण से हमारा Z इफेक्टिव क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। अब Z इफेक्टिव का मतलब क्या है? जो मैंने न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में आपको अट्रैक्शन बताई है उसी को Z इफेक्ट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं attraction between nucleus and valence shell electron is called Z effective। और ये क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है क्योंकि शील्डिंग हमारी कम होती है। ठीक है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अगर आपका सवाल आए तो आप लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी स्टार्ट करते हैं। व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? देखो जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं मैग्नीज का, एग्जांपल में ले लेता हूं मैग्नीज का। ये हमको बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जैसे कि ये दिखाता है हमको +3, +5, +7, +2, है ना, बहुत सारी +4, +6 भी दिखाता है शायद से। तो ऐसे करके बहुत सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम भी डी ब्लॉक का ही अपना एलिमेंट है, ये भी एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन ये एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +3। तो कुछ हैं जो +3 ही दिखा रहे हैं, कुछ है वेरिएबल नहीं दिखा रहे, बहुत कम है, लेकिन मैक्सिमम डी ब्लॉक की सीरीज हमारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रही होती है। तो ऐसा क्यों है हमको रीजन बताना है, तो जल्दी से देख लेते हैं रीजन। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों देखने को मिलती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सर हर एक पीरियोडिक टेबल में होते ही हैं, हर एक
हाँ एलिमेंट के पास, लेकिन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 2 डिफरेंट सेट्स में होते हैं। एक तो होता है d ऑर्बिटल में और एक होते हैं s ऑर्बिटल में, और जो इन दोनों का एनर्जी गैप है वो बहुत सिमिलर होता है, मतलब कि डिफरेंस बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से डिफरेंस कम होने की वजह से दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी लगभग सेम आ जाती है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में एक्साइट कर सकता है। तो हमको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिल जाती है। इसके बाद रीड करते हैं, एंड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू आर वेरी स्मॉल, सो बोथ ऑर्बिटल कैन बी यूज्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो दोनों ऑर्बिटल यूज हो सकते हैं, कभी कभी एक होगा, कभी कभी दोनों होंगे, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आनी यहां से निकल जाती है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है? क्योंकि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो 2 डिफरेंट ऑर्बिटल्स में अवेलेबल हैं, तो दोनों ऑर्बिटल हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 17, असाइन रीजन फॉर द फॉलोइंग। देखो यहां से मैं कितने पार्ट है, ए बी सी डी ई एफ, ये कितने पार्ट हो गए? 6 पार्ट हो गए। इन 6 पार्ट में से कोई ना कोई पार्ट आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स आर जनरली फाउंड टू बी गुड कैटलिस्ट। पहला क्वेश्चन है, ये गुड कैटलिस्ट की तरह बिहेव क्यों करते हैं? सेकंड क्वेश्चन, ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली फॉर्म कलर्ड। तो ये हमको कलर शो क्यों करते हैं? कलर कंपाउंड हमको क्यों मिलते हैं? जिंक इज नॉट रिगार्डिंग एज ट्रांजिशन एलिमेंट, जबकि जिंक हमारा 30 होता है, इसमें D10 की कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो ये भी D ऑर्बिटल में तो आ रहा है, 3D सीरीज में आ रहा है, तो इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं बोल रहे हैं फिर भी? मैग्नीज एग्जिबिट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7, मतलब +7 की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा मैग्नीज क्यों शो कर रहा है अमंग द 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जो कि 3D सीरीज है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ही हो सकती है, वो मैग्नीज की क्यों है ये हमें बताना है 3D सीरीज में। वैसे पूरे डी ब्लॉक में देखेंगे तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 हो सकती है, जो कि किसकी हो सकती है? ओस्मियम की। इन कंपाउंड ओस्मियम O4 ऑक्सीजन -2 होगा, तो 4 ऑक्सीजन लगे हैं, -8 होगा, तो ओस्मियम कितना हो जाएगा? +8। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पूरे डी ब्लॉक में ओस्मियम की होती है, लेकिन 3D सीरीज में सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसकी होगी? मैग्नीज की होगी, जो कि +7 होगी। हमको बताना है ऐसा क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमियम +2 इज रिड्यूसिंग इन नेचर, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, व्हाइल विद द सेम d ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो क्रोमियम +2 होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन D4 आ रही है। देखो स्कूल, टाइमिंग, वैलिड करो, ये 4 पे आता है, तो क्रोमियम की हो जाएगी D4, और +2 है तो s में 0 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। वैसे s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट अभी कितने? दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो D में 4 बच गया, तो D4 की कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम +2 की भी। और हम चेक करेंगे मैग्नीज +3, मैग्नीज क्या होता है? 25 पे आता है, 25 पे आता है, तो S2 होना चाहिए था, D5 होना चाहिए था, +3 का चार्ज है, तो 3 इलेक्ट्रॉन मैं यहां से रिमूव कर दूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए S में से और 1 इलेक्ट्रॉन D में से चला गया, तो क्या बच जाएगा? D4 कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों की D4 कॉन्फ़िगरेशन है, बट दोनों का बिहेवियर डिफरेंट क्यों है? एक तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ऐसा क्यों हमको बताना है। Next question, in a transition series of metals, the metal which exhibit the greatest number of oxidation state occurs in the middle of the series। जो हमारी पूरी डी ब्लॉक की सीरीज है, देखो हम इतना ज्यादा बात कर रहे हैं, तो एक बार हम डी ब्लॉक की सीरीज देख लेते हैं। देखो मैं डी ब्लॉक के अपने उस पे आ गया हूं, और ये रही भाई सीरीज। देखो मैग्नीज देखो सेंटर में आता है डी ब्लॉक की सीरीज के, ना मैग्नीज सेंटर में आता है, तो इसने बात करी है कि सेंटर में ही हमको ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को क्यों मिल रही है। देखो ओस्मियम भी लगभग सेंटर में ही आ रहा है, तो पीरियोडिक टेबल के सेंटर में ही क्यों हमको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिल रही है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन शायद से समझ में आ गया। एक मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट का भी मैंने किया हुआ था, देखो जैसे कि ये लिखा, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्लाइड में आपको दिखाऊं तो ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट जिंक एंड स्कैंडियम। जिंक क्लास में आता है +2 ही दिखाएगा, स्कैंडियम सिर्फ +3 ही दिखाएगा। वेरी लेस एनर्जी गैप होता है इनके बीच में, n-1d, मतलब d ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल्स में बहुत ही कम एनर्जी गैप होता है, जिसकी वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा पाते हैं। ये मैंने आपको बता भी दिया है। तो देखोगे तो सेंटर में बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को हमको मिल रही है। अगर हम एंड में जा रहे हैं तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट खत्म होती जा रही है। बात आई समझ में? तो आ जाते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पे। तो ये थे अपने कुछ 6 क्वेश्चन। अब देखते हैं आंसर किस तरीके से मैं इनके लिख सकता हूं। देखो
आंसर नंबर ए, गुड कैटलिस्ट की तरह बिहेव क्यों करते हैं? क्योंकि बिकॉज एबिलिटी टू शो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। कभी ये देखो मैग्नीज की बात करें, कभी ये +2 में भी हो सकता है, कभी ये चाहे +4 में भी हो सकता है, कभी ये चाहे +7 में भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू नीड हम मैग्नीज को यूज कर सकते हैं। तो ये कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव कर जाएगा। बात समझ आई? कैटलिस्ट की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है। बात समझ आई? आंसर नंबर बी, ये कलर क्यों शो करते हैं? अगर डी ऑर्बिटल से कलर का क्वेश्चन आए, मतलब ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कलर शो करते हैं, तो हम लिखेंगे डी ट्रांजिशन। अगर एफ ब्लॉक से क्वेश्चन आ जाए कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स किस तरीके से हमको कलर शो करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? एफ ट्रांजिशन। बात समझ आई? तो 2 क्वेश्चन यहां से हमने कर लिए हैं पार्ट बी से। आंसर नंबर सी, जिंक क्यों हमारा ट्रांजिशन मेटल हम उसको कंसीडर नहीं करते? क्योंकि बिकॉज ऑफ फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल। जब मैं जिंक 30 होता है तो D10 की कॉन्फ़िगरेशन आएगी, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके अंदर कोई भी T2G से EG में कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी फुल्ली फिल्ड है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो कोई भी डी ऑर्बिटल की वजह से कोई भी प्रॉपर्टी ये शो नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बात समझ आई? फुल्ली फिल्ड है जिंक, इसीलिए ये ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में नहीं आता। ट्रांजिशन मेटल सिर्फ वो होते हैं जिसके पास डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। बात समझ आई? बात समझ आई। आंसर नंबर डी, मैग्नीज +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर रहा था? बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसी है कि S में तो आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, B में आ जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। इट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन टू लूज अमंग द 3D सीरीज। अगर मैं पूरी 3D सीरीज में देखूं तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं लूज करने के लिए। बात समझ में आई या नहीं? अगर मैं इस सीरीज के बाद मूव करता, देखो यहां से अगर मैं Fe में चला जाऊं, Fe में D6 हो जाएगा, S2 हो जाएगा, तो सर यहां पे तो 8 इलेक्ट्रॉन है लूज करने के लिए, नहीं 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो यहां से हम ना ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज भी सीख सकते हैं निकालना। देखो मैं देखता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज निकालना सीख लेते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स S में होंगे उसको मैं कह रहा हूं X है, जो मेरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन D होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन D की बात नहीं कर रहा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं चेक करने हमको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं। D में कितने होंगे वो हमारा Y होगा। जैसे कि मैग्नीज के अंदर तो 5 हमारे अनपेयर्ड हैं। बात समझ आई? 5 ही अनपेयर्ड हैं, तो Y की वैल्यू 5 होगी। और ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज कहां से कहां तक होती है? X से लेके X+Y तक। तो X की वैल्यू आ गई थी 2, Y की वैल्यू आ गई 5, तो यहां से +2 से +7। लेकिन Fe की अगर मैं बात करूं तो वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 4 ही आएंगे। तो 4 ही आएंगे तो कितनी होगी? +2 से +6, 2 + 4 6 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि मैक्सिमम लूज हमारे मैग्नीज ही कर सकता है, क्योंकि इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ गई शायद से? ऑक्सीडेशन स्टेट वाली चीज अब आप कर लोगे। इसके बाद आंसर नंबर ई, क्रोमियम +2 हमारा रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव कर रहा है, मैग्नीज +3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है विद सेम D4 कॉन्फ़िगरेशन, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम है। ऐसा क्यों? देखो क्रोमियम +2 से क्रोमियम +3 में जाना पसंद करेगा, क्योंकि क्रोमियम +2 से क्रोमियम +1 में तो जा नहीं सकता। क्रोमियम +2 होगा या तो +3 होगा, तो +3 में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि यहां पे तो इसकी D4 कॉन्फ़िगरेशन है। +3 में जाने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन इसको लूज करना पड़ेगा। एक और इलेक्ट्रॉन अगर इसने लूज कर दिया तो D3 की कॉन्फ़िगरेशन आ गई, जो कि आप लोग जानते हो T2G3 हो जाएगा, Eg0। और T2G में 3 ही ऑर्बिटल होते हैं और तीनों मेरे सिंगली फिल हो गए हैं, मतलब कि T2G हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यहां से मेरे को मिल जा रही है। इसके बाद देखिए मैग्नीज +3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों किया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद का करेगा रिडक्शन। खुद का रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज करना। अब मैग्नीज +3 से ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करके +2 में चला गया है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया है, D4 से D5 में चला गया है। D5 में 5 ही ऑर्बिटल होते हैं और एक सिंगली पेयर आ जाएगा इसमें भी, जिसकी वजह से हाफ फिल्ड स्टेबल D ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, जो कि स्टेबल होता है। देखो कॉन्फ़िगरेशन ट्रांसफर वहीं से वहां होता है, अनस्टेबल से स्टेबल। देखो D4 अनस्टेबल था, दोनों ही जगह पे D4 कैसा था? अनस्टेबल था। यहां पे ये क्रोमियम +3 में क्यों गया? क्योंकि इसे स्टेबिलिटी गेन हुई। और यहां पे भी ये मैग्नीज +2 में क्यों गया? क्योंकि इसे स्टेबिलिटी गेन हुई। जस्ट हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। फॉर क्रोमियम उसने क्यों अपना ऑक्सीडेशन किया? खुद का ऑक्सीडेशन, तभी तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। खुद का ऑक्सीडेशन क्यों किया? क्योंकि उसे स्टेबिलिटी मिल रही थी, हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन। और मैग्नीज ने अपना रिडक्शन क्यों किया?
क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो खुद का रिडक्शन इसलिए किया क्योंकि इसे हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रही थी। मेरे ख्याल से आपको ई पार्ट भी समझ में आ गया। एफ पार्ट है हमारा ग्रेटेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द मिडल ऑफ सीरीज, क्योंकि इन द मिडल ऑफ सीरीज हमारे एस में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, डी में आ जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है, विच इज मैक्सिमम, पूरी सीरीज में मैक्सिमम है। अभी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज निकाल के भी देखा था कि हमारा आयरन भी तो सेंटर में आता है, आयरन 26 होता है, मैग्नीज 25 होता है। तो आयरन के पास कॉन्फ़िगरेशन कहां से कहां तक आ रही थी, +2 से +6, और मैग्नीज में कहां आ रही थी, +2 से +7। इतनी बातें हमें समझ में आ गई है। क्वेश्चन सेकंड भी हमारा हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 17 भी हमने कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। देखो 2 केमिकल इक्वेशंस हमें दी है। एक तो हो रही है कौन से मीडियम में, OH नेगेटिव दिखते ही हमको समझ जाना है बेसिक मीडियम है हमारा, और एक हो रही है हमारी एसिडिक मीडियम में। ये अगर आपको समझ नहीं आता तो रिडॉक्स में मैंने रिडॉक्स के 1 शॉट में लास्ट में मैंने बहुत क्विकली 1 से 2 मिनट या फिर 5 मिनट में मैक्सिमम मैंने रिडॉक्स की बैलेंसिंग सिखाई है, दोनों ही। एक बार सिखाई है एसिडिक मीडियम में, एक बार सिखाई है मैंने बेसिक मीडियम में। तो आई बटन में आपको लिंक आ रहा होगा, जल्दी से जाओ और देख लो। ये बिल्कुल रिडॉक्स है भाई, पूरा रिडॉक्स है, पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने किस तरीके से क्या कैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो जल्दी से जाओ रिडॉक्स के लेक्चर में, लास्ट में चले जाना, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। रिडॉक्स की कॉन्फ़िगरेशन वहां से रिएक्शन बैलेंस करनी आप सीख जाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कॉपर +1 आयन इज नॉट नोन इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्सप्लेन। कॉपर +1, वैसे तो देखें तो कॉपर होता है हमारा 29। अगर मैं कॉपर प्लस सिर्फ कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या होगा, S2D9। अगर मैं कॉपर +1 की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो आनी कितनी चाहिए, S1D9, लेकिन D9 स्टेबल नहीं है, S1 भी स्टेबल नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर S में से निकल के D में चला जाए तो S0D10, तो ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमको मिल गई है। लेकिन कॉपर +2 आयन होते ये वापस से एक और इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होगा तो D9 की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, जो कि स्टेबल नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो कॉपर +1 आयन कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कॉपर +2 आयन से। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी, वाटर आएगा आसपास, आयन को घेर लेगा, सोल्वेशन इफेक्ट हो जाएगा, वहां पे सोल्वेशन कर लेगा। अब वाटर किसको ज्यादा घेरेगा, जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा है। तो अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन में बात करूं तो कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा चार्ज है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कॉपर +1। कॉन्फ़िगरेशन से स्टेबल कौन था, कॉपर +1, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में जाते ही कौन स्टेबल हो गया, कॉपर +2, ड्यू टू मोर हाइड्रेशन एनर्जी। समझ में आया, समझ में आया। Why actinoids exhibit greater range of oxidation state than lanthanoids? Lanthanoids कौन से थे, 4f सीरीज। ये कह रहा है कि 5f वाले क्यों ज्यादा रेंज की ग्रेटर ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज हमको मिलती है एज कंपेयर टू लैंथेनोइड्स, ये भी हम देख रहे होंगे। Why transition metal have हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, सी पार्ट ये है। एटमाइजेशन क्या होता है, पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता। कुछ नहीं होता है, एक हमारा क्या है, और इसका मैंने क्या बना दिया, जाल, एक जाल बना दिया है। देखो जाल को क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में बोलते हैं लैटिस। एक लैटिस मैंने फॉर्म कर दिया है इस तरीके से, जिसमें से एक एटम को अगर मेरे को बाहर निकालना है तो मेरे को कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, 1 2 3, मतलब 3 बॉन्ड ब्रेक करने में मेरे को कितनी एनर्जी लगेगी एक लैटिस से एक अपने एटम को बाहर निकालने में। बात समझ आई, एटम को उसके लैटिस से बाहर निकालने में मेरे को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को बॉन्ड ब्रेक करने हैं तो एनर्जी रिक्वायर होगी। बात समझ आई, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है। यहां पे इसने पूछा है क्यों हाई होती है ट्रांजिशन मेटल्स की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। देखो आंसर नंबर ए क्या था, कॉपर +1 कॉपर +2। मैंने बताया था कॉपर +2 आयन के ऊपर चार्ज ज्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। देखो इन एक्वस सॉल्यूशन कॉपर +2 आयन इज मोर स्टेबल, क्यों, देन कॉपर +1 बिकॉज ऑफ मोर हाइड्रेशन एनर्जी। सो कॉपर +1 आयन अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, कॉपर +1 अगर प्रेजेंट भी है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर जाएगा। एक बार तो हो जाएगा ऑक्सीडाइज और एक बार हो जाएगा रिड्यूस।
बात समझ आई। अगर ये होएगा ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडेशन में तो क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती है, इंक्रीज करती है, तो +1 से +2 चला गया, और कॉपर +1 एक बार कर गया रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करते हैं, तो कॉपर 0 में ये चला गया। आंसर नंबर ए हमको समझ में आ गया है कि कॉपर +2 आयन क्यों ज्यादा स्टेबल होता है एक्वस सॉल्यूशन में एज कंपेयर टू कॉपर +1 आयन। अब करते हैं आंसर नंबर बी, ड्यू टू पुअर शील्डिंग। देखो आंसर नंबर, क्वेश्चन क्या था बी, व्हाई एक्टिनोइड्स एग्जिबिट ग्रेटर रेंज ऑफ लैंथेनोइड्स। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया भी था कि शील्डिंग करते हैं ये दोनों, और दोनों की खराब होती है शील्डिंग, दोनों ही स्क्रीनिंग नहीं कर पाते, दोनों की शील्डिंग खराब है, लेकिन ज्यादा खराब किसकी है, 5F वाले की। एक्टिनोइड्स की शील्डिंग ज्यादा खराब है एज कंपेयर टू, ये चीज हमने समझ ली। अगर ये चीज समझ लिया तो ये आंसर आपको समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 5F देन 4F, हमको पहले से पता है एनर्जी गैप बिटवीन 5F 67S में डिक्रीज हो गया। देखो जैसे इनमें पुअर शील्डिंग हो रही थी तो इनमें गैप कम हो रहा था, गैप कम हो रहा था, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे। अब गैप ज्यादा कम किसमें हुआ, 5F सीरीज में, तो ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन शो करेगा, एक्टिनोइड्स ही करेंगे, क्योंकि 5F वाले में पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, वो उतना अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को, किससे, न्यूक्लियस से। बात समझ में आ गई। सो एक्टिनोइड्स हैव मोर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी, साइज डिक्रीज ज्यादा होगा क्योंकि पुअर शील्डिंग हुई है, देन लैंथेनोइड्स, दैट्स व्हाई एक्टिनोइड्स एग्जिबिट लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आंसर नंबर सी, ट्रांजिशन मेटल हैव हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो भाई क्वेश्चन आप भूल गए हो तो मैं बता देता हूं, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट हैव शो हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन मैंने बता दिया था, अपने लैटिस से एक एटम को निकालने में कितनी एनर्जी हमको रिक्वायर होगी, कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब समझते हैं आंसर। ट्रांजिशन मेटल हैव हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है जेड इफेक्टिव। पुअर शील्डिंग इफेक्ट थी तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा था, ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा था, और इस अट्रैक्शन को ही हम बात कह रहे थे जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, तो हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब यहां पे क्या है, जेड इफेक्टिव। ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं इनके पास, जैसे मैग्नीज में 5 थे, हमारे आयरन में 4 थे। ठीक है, thus they have strong metallic bond। इनके अंदर जो ये metallic bond बनेगा ना, एक मेटल है दूसरे मेटल के साथ ऐसे जाल था ना, तो जो ये मेटल बॉन्ड है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी तोड़ने के लिए। बात समझ आई। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इस मेटल को बाहर निकालना था, 3 बॉन्ड ब्रेक करने थे, जितनी एनर्जी लगा रहे हैं उसी को कह रहे हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब ये हमको ज्यादा नीड होगी क्योंकि मेटल एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग यहाँ पे क्रिएट हो गई है, एंड हेंस ट्रांजिशन मेटल हैव एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मतलब हाई एंथैल्पी, यहाँ पे हाई और कर लेना, तो मैं लिख देता हूं मैं, हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और इसी के साथ हमारे सभी क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। सो थैंक यू, अगर आपने इतनी वीडियो लेक्चर कंप्लीट देखा है लाइक कर देना, अगर आपको कुछ समझ में आया है, कुछ हेल्प कर पाया आपका ये लेक्चर, सब्सक्राइब कर देना। अगर नेक्स्ट वीडियो जो कि अभी आने वाली है थोड़ी ही देर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, वो भी आप देखना चाहते हो, इसी तरीके से शेयर कर देना। अगर आप भी एक दिन में केमिस्ट्री कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो, जस्ट 1 day बिफोर एग्जाम। यो